रियली वांट टू लिसन टू यू, और मैं आपसे सबसे पहले तो ये समझना चाहती हूँ कि अभी क्या चल रहा है बाजार में। इसे मैं कहती हूँ वूका मूवमेंट है भारतीय बाजारों के लिए। बहुत हमने 4 साल का बहुत अच्छा समय देखा, और उसके बाद ये जो सितंबर से जो हमने देखना शुरू किया है, एक के बाद एक बुरी खबरों का सिलसिला, FIIs का जाना, ट्रंप जी का आना, ग्रोथ के नंबर्स जिस तरह से आए, इन सब ने मूड बिगाड़ दिया। आप इसे एक इन्वेस्टर के लिए कैसे रीड कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये अनिश्चितता, ये जो वूका मोमेंट है, ये बाज़ार में हमेशा रहता है। उसका असर नॉर्मली जब बाज़ार अगर चढ़ता रहता है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और निवेशक अगर ये वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी और इस एंग्जाइटी कॉज करने वाली चीज़ों पे अगर फोकस करे तो आप शायद कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। आप मौका ही ढूंढते रह जाएंगे कि अब ये स्टेबल होगा, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, तो आप करेंगे। और बाज़ार तो हमेशा ही ऐसा रहेगा। अब केवल 3-4 महीने से गिरा है। अगर आप देखें कि पिछले 1.5-2 साल से या 3-4 साल से कोविड के गिरावट के बाद जो बढ़त का दौर शुरू हुआ, उसके बाद बाज़ार गिरा ही नहीं। और उस बढ़त के दौर में कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि बाज़ार का बहुत भाग थोड़ा महंगा हो गया। लगता है कि इस दाम पे ये कैसे आप खरीद के कैसे पैसा बना सकते हैं। और ये बिल्कुल एक रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन है कि बहुत सारी कंपनियों का। और वहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ लार्ज कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स के बजाय अगर आप वो देखें कि बाज़ार में जो स्पेकुलेटिव फर्वर था, जिस तरह की कंपनियों में दाम 2 गुना 3 गुना हो गया था, मुनाफा कमाने वाली कंपनी है, बढ़ने वाली कंपनी है, लेकिन इस दाम पे क्या जस्टिफाइड है? और वो जो बढ़त का दौर है, हम वहाँ पे कोर्स करेक्शन देख रहे हैं। विदेशी निवेशकों का निकलना, वो एक बहुत ही फंडामेंटल अंतर आया है पिछले 1-1.5 साल में, बल्कि 6-8 महीने में ही, वो कि विदेशी निवेशक खासकर अमेरिका के ज़ीरो इंटरेस्ट के आदी थे। तो अगर आपके पास पैसे का जो कॉस्ट है वो अगर ज़ीरो रहे तो आपको कुछ भी रिटर्न मिलना आपको अट्रैक्टिव लगेगा। अगर आपका वो बेस लाइन बढ़ जाता है तो आप इधर उधर से पैसा निकालेंगे जहाँ पे आपको लगता है कि ये रिस्क अब वर्थ इट नहीं है। आपका जो रिस्क फ्री रिटर्न है, अगर उसका रेफरेंस बढ़ जाए। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। भारत में भी 20 साल पहले जब, या 30 साल पहले अगर आप देखें, जब हमारे यहाँ, जब मैंने वैल्यू रिसर्च की शुरुआत की थी, उस समय हमारे यहाँ टैक्स फ्री एक RBI का बॉन्ड हुआ करता था। उसमें 11% टैक्स फ्री रिटर्न मिलता था। 11% टैक्स फ्री रिटर्न अगर आपको मिले तो आप बाज़ार में तभी जाएंगे जब 11% से ज़्यादा मिलेगा। अगर अमेरिका में ये जो रिटर्न है ये ज़ीरो था तो 4% रिटर्न, 5% रिटर्न आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन अगर वो आपका रिटर्न जो रिस्क फ्री रिटर्न है वो 5% हो जाता है, 7% हो जाता है, तो आप 10, 12, 14% में, जिसमें कि आप करेंसी रिस्क ले रहे हैं, विदेशी बाज़ार में लगा रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे रिस्क ले रहे हैं, आप अचानक रिस्क का आपका नज़रिया बदल जाता है कि आपको कुछ नहीं करने पे क्या मिल रहा है और कुछ आप रिस्क लेते हैं तो उस पर आपको क्या मिल रहा है। तो ये जो परिप्रेक्ष्य है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये बदला है, ये बहुत बड़ा अंतर है। और ये मुझे नहीं लगता है कि रातों रात ख़त्म होने वाला है। हाँ, इन सारी चीज़ों में भारत एक आइलैंड है ग्रोथ का, जहाँ पे जिस तरह का ग्रोथ अभी दिख रहा है और जिस तरह का आउटलुक दिखता है, वो अभी भी दुनिया में किसी और बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। और अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाता है, और ये जिस तरह का करेक्शन हम देख रहे हैं जिसमें कि बाज़ार का अच्छा खासा भाग दोबारा से अट्रैक्टिव होने के कगार पे है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही हेल्दी करेक्शन है। हिस्ट्री प्रूव करता है कि पेशेंट को ही, जो पेशेंस रखते हैं तभी आपको रिवॉर्ड्स मिलता है। आपने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आप क्या जानते हैं और आप क्या करते हैं। आप जानते हैं बहुत सारी बातें, आपको पता है कि बाजार कभी ऐसे नहीं चलेगा, अगर ऐसे ही चलने वाले में आपको इन्वेस्ट करना तो बैंक FD है आपके पास जो ऐसे ही चलता रहेगा आपके लिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो बाजार है ये 15% रिटर्न देने वाला फिक्स डिपॉजिट है। ये 15% रिटर्न अगर आपको देता है, 18% देता है, 12% देता है, तो ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है। ये किसी साल आपका -20% देगा और किसी साल ये 50% देगा, किसी साल ये दुगना हो जाएगा। दुगना होने वाले भी साल हैं। 2007 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले हमारे यहाँ बहुत सारे फंड्स थे जो कि 2007 में दुगना हुए थे। और उस समय अगर किसी को बोलिए कि आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, आपको केयरफुल रहना चाहिए, आपको एसेट एलोकेशन करना चाहिए, लोग नहीं सुनते थे। तो वो एक दौर होता है, और जब स्पेकुलेटिव फर्वर बढ़ जाता है, आप कहीं भी पैसा लगाइए बढ़ता है। और ये जो बदलाव है, और इसी के आदि हमारे यहाँ एक बड़ा अंतर भारत में ये हुआ है कि पिछले 3-4 साल में बड़ी तादाद में
इंडिविजुअल इन्वेस्टर बाज़ार में आया है, वो भी म्यूचुअल फंड के ज़रिए। पहली बार वो SIP के ज़रिए इन्वेस्ट कर रहा है, और उस निवेशक का लगातार बाज़ार में पैसा लगाना, ये एक बहुत बड़ा अंतर है मुझे लगता है कि, और इस तरह से लगाने की वजह से ये निवेशक विचलित नहीं होता है, ये निवेशक घबरा के भागने वाला नहीं है। क्योंकि शायद ये इस तरह का भागने वाले वो लोग हैं जो अचानक उनका एक दिन नींद खुलता है, उनको लगता है उनका पड़ोसी बना रहा है पैसा, उनका कॉलीग साथ में पैसा बना रहा है, लोग डींगे मार रहे हैं कि देखो मैंने यही लगाया, ये दुगना हो गया, ये 4 गुना हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, ये F&O किया, ये किया, वो किया। एक जो बड़ा अंतर आया है कि लोग कमाते हैं, बचाते हैं और रेगुलरली पैसा लगाते हैं, और लंबे समय के नज़रिए से, लंबा समय अगर बहुत लंबा नहीं भी हो तो 3-4 साल के नज़रिए से लगाते हैं। और पिछले 6-8 महीने में जिसने पैसा लगाया है SIP के ज़रिए, उसे ही लग रहा होगा कि उसका कुछ आया हुआ मुनाफा चला गया है, लेकिन 3-4 साल से जो पैसा लगा रहा है उसको पता चला है कि अच्छा खासा रिटर्न मिला है। उसके रिटर्न का एक भाग, आपका जो पूरा निवेश का जो नज़रिया होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है जब आप देखते हैं कि आपकी पूंजी कम हो गई और आपका मुनाफा कम हो गया। अगर 100 रुपया बढ़ करके अगर आपका 200 रुपया हो जाता है और फिर वो घट के 150 हो जाता है तो आपको उतनी अफसोस नहीं होती। लेकिन आपका लगाया हुआ 100 रुपया अगर घट के 120 हो जाता है और फिर वो घट के 90 हो जाता है तो आप काफ़ी मातम मनाने लग सकते हैं कि आपका लगाया हुआ 100 रुपया, भले ही ये 5 साल में हुआ हो। लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एट्रीब्यूट नहीं करते हैं कि वो एक, अगर आप कुछ नहीं करते और ये बैंक के में पड़ा रहता है या PPF में पड़ा रहता है तब भी 7-8% बढ़ता, लोग उतना मैथमेटिकली देखते नहीं हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस का जो नोशन है वो बहुत ही सिंपल है लोगों के दिमाग में कि लगाया था 100 हो गया 90, खराब है। लगाया था 100 हो गया था 200, घट के अगर 110 भी हो जाता है तब भी आपको लगता है कि चलो मैं तो मुनाफे में हूँ। तो अभी ये जो सिप इन्वेस्टर है इसको आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आपने जैसे कहा, अभी हमने देखा इन्वेस्टर्स की तादाद बढ़ते हुए, बहुत सारे नए लोग आए जिन्होंने कभी इस तरह की करेक्शन नहीं देखी है। सो वो पहली बार देख रहे हैं, भले ही वो अपने इन्वेस्टमेंट को रोक नहीं रहे हैं पर नर्वस तो है, कह रहे हैं क्या हो गया, कोई पोर्टफोलियो नहीं देख रहा है। सब लोगों ने थोड़ा हाथ खींच लिया है क्योंकि फरवरी में जो एम्फी के मंथली डेटा है वो भी बता रहे हैं कि 1-1.5% कम हुआ है जो सिप जो जाता है, इक्विटी फंड्स में इन्फ्लोज कम हुए हैं। तो उस सिप इन्वेस्टर को आप अभी क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको कहूँगा कि आप हमारी बात मत सुनिए। अगर आप देखें कि आप, 2 तरीका है, एक तो कि आप इन चीज़ों से चिंतित हो। आप इसको कैसे देखेंगे कि एम्फी का डेटा ये बोलता है कि पिछले महीने या महीनों दर महीने लोग पैसा लगा रहे थे, कभी 100 रुपये लगा रहे थे, कभी 125 लगा रहे थे, कभी 150 लगा रहे थे, और इस महीना उन्होंने 140 रुपये लगाया 150 के बजाय। तो ये गिरावट नहीं है। दूसरा कि आप 2-3 सारे इन्वेस्टमेंट में 4-5 चीज़ है जो कि काम करता है। एक, जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप ट्रम्प क्या करेंगे इस पे आपका जोर नहीं चलता है। अमेरिका का फेडरल रिजर्व किस तरह का इंटरेस्ट रेट सेट करता है आप नहीं कर सकते। ट्रम्प क्या टैरिफ लगाएंगे उस पर आप नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? आप कमा सकते हैं, अपना नौकरी बचा सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं अपने मीन्स में रह करके या प्रूडेंटली खर्च करके, और उसके बाद उसको आप इक्विटी में लगा सकते हैं। और इक्विटी में लगाने के लिए अगर आप एक टाइम फ्रेम, एक गोल ओरिएंटेड, अगर आप 5 साल के लिए बच्चे के पढ़ाई के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, मकान खरीदने के लिए डाउन पेमेंट की तैयारी कर रहे हैं, बाकी पैसा आप अपने रिटायरमेंट के लिए अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं, इस पे आपका काफ़ी जोर चलता है। और इसमें इन चीज़ों पे फोकस कीजिए जिस पे आपका चलता है, और उन चीज़ों के बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप ये देखिए कि अगर ये ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी, अगर हमारे यहाँ मॉडर्न इकोनॉमी अगर एग्जिस्ट करता है, स्पेकुलेट मत कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है, वो कैसे काम करता है, वो क्यों काम कर रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है। अगर ये ना समझ में आए तो आप वो मत कीजिए। अदरवाइज़ लंबे समय का पैसा इक्विटी में लगाइए। आपके पास कोई बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके पास कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है तो ये सब कुछ तुक्का लगेगा आपको, और अगर आप तुक्के पे चल रहे हैं तो आपको पैसा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि तुक्के के आधार पे कल क्या होगा ये कहना बड़ा अनिश्चित है। ये कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन जब लोग कंपनी के दाम को बढ़ते घटते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कोई CNBC पे चलता हुआ टिकर है, ये ET नाउ पे चलता हुआ टिकर है। ये टिकर नहीं है। जब आप TCS का दाम बढ़ता घटता देखते हैं, या इन्फोसिस का देखते हैं, या कोई छोटी कंपनी का भी देखते हैं जिसमें 200 लोग काम करते हैं,
और वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है, तो वहाँ पे 9 बजे सुबह लोग काम पे जाते हैं। वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं जिसमें कि वो कुछ जो कस्टमर खरीदता है, वो लोग इकट्ठा होकर के वो चीज़ बनाते हैं। वो केवल एक बढ़ता हुआ एक क्रॉलर नहीं है कि आज 2% बढ़ गया, कल 3% बढ़ गया। कंपनियों की बोली लगाई जाती है, ये हमारे मॉडर्न फाइनेंशियल मार्केट का ये डिज़ाइन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनियां 50% एक साल में अगर बढ़ गई तो उनकी आमदनी थोड़ी बढ़ती है। तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत समझें, मुझे नहीं लगता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ये समझना अनिवार्य है, लेकिन ये जानना अनिवार्य है कि ये तुक्का नहीं है। आप कारोबार के मालिक बन रहे हैं, इनडायरेक्टली बन रहे हैं, कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं। कोविड के क्राइसिस के समय अगर बाजार गिरा था तो लोगों का ये सोचना बिल्कुल ही वाजिब था कि पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। सब कुछ ठप हो गया था, एयरलाइंस बंद हो गई थी, 3-4 महीने तक कोई प्लेन नहीं उड़ा था। तो उस कंपनी का अगर आपके पास शेयर है और वो कंपनी अचानक मुनाफे से ठप पे आ गई थी, केवल खर्चे रह गए थे और आमदनी बंद हो गया था, वैसी स्थिति में होटल्स बंद हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में लोगों के लिए अनिश्चितता से जूझना और ये समझना, अगर उस समय भारी तरह से बाजार की गिरावट का आधार ये था कि दुनिया ख़त्म होने वाला है, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर दुनिया ख़त्म नहीं होती है, लोग सुबह सुबह उठ के काम पे जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, हमारा सारा कंजम्पशन का स्वरूप पूरी तरह से 5-10 साल में बदला है। अगर ये चलता रहता है, नए अगर आप देखें कि ज़ोमैटो एक 2 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी हो गई है, जो 5-7 साल पहले थी ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं से ये कैपिटल और कारोबार कर रही है, लोगों तक पहुंचा रही है। अगर आप देखें कि ऐसा संभव है कि बहुत सारे लोग कल से खाना बंद कर दें ज़ोमैटो के ज़रिए ऑर्डर करके, कोई और होगा, कुछ और होगा। तो एक बिज़नेस मॉडल का डिफ़ाइन होना, कारोबार का बनना, कारोबार का बढ़ना, कारोबार का अडेप्ट करना, उसमें बदलाव लाना, ये चीज़ें चलती रहेंगी और यही हम मैनकाइंड का आधार है, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी का आधार है। जब से बार्टर सिस्टम ख़त्म हुआ तब से बड़ी कंपनी एक सर्टेन स्केल पे ये सब बदलाव ला पाती है और वही हम देख रहे हैं। और इसलिए आपको बाज़ार से आशा नहीं छोड़ना चाहिए और डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मुझे नहीं पता है क्या अच्छा काम करेगा। कुछ फंड में ज़ोमैटो है, कुछ फंड में ज़ोमैटो बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि फ़ंड मैनेजर बोलते हैं कि हम छुएंगे भी नहीं जब तक कि एक खासा मुनाफा बनाना शुरू नहीं कर देती है। सब अच्छा कर रहे हैं। अगर आप देखें कि अगर कोई समझदारी से अगर स्टॉक खरीदता है और एक आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो 5-6 हज़ार रुपये के निवेश पे आप एक्सेस कर पाते हैं, मुझे लगता है ये हमारे मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम का ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है। इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और SIP नहीं रोकना चाहिए।